नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। और आपकी तैयारी में आपको सहयोग देने के लिए आज यूपीपी बैच के प्रैक्टिस सेशन में हम फिर से लास्ट ईयर्स जो एग्जाम हुए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे हम रोज प्रतिदिन आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं, जो हर चैप्टर के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन यूपीपी एग्जाम के लिए। तो रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। कभी भी जीवन में डिसीजन जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका डिसीजन कब राइट कब रॉन्ग है, इसलिए वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने निर्णय किन परिस्थितियों में और कैसा लिया। हमेशा अपने सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, सैद्धांतिक निर्णय लेने चाहिए, जो क्योंकि दुनिया में सब कुछ फेल हो सकता है, प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं फेल हो सकते, राइट ना। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सबको पता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत से ही रिजल्ट बनेगा, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। सारे लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, इन ऐसे सिलेक्शन हो जाता है, वैसे सिलेक्शन हो गया, सारी सीटें बिक गई। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्यूजेज आपको पूरे लाइफ को बर्बाद कर। तो मेहनत करिए, सफलता निश्चित एक दिन मिलेगी। चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि एबीसी ने मिलकर एबीसी ने मिलकर 1800 रुपए में एक कार्य को पूरा किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि इनकी दैनिक मजदूरी 5 संबंधे 6 संबंधे 4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी राशि प्राप्त हो। सिंपल सा सवाल है, समझ लो दोस्तों। दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या है? दैनिक मजदूरी का अनुपात है 5, 6 और 4। ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन, इसको 5 रुपया 6 दिन मिलेगा। बी ने 4 दिन काम किया तो बी को 6 रुपया 4 दिन का मिलेगा। और सी ने 9 दिन काम किया है तो 4 रुपया 9 के हिसाब से मिलेगा। अब आप देखो, 5 छक 30, 4 छक 24 और 4 9 36। 6 से सब कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 6 छाके 36। ये आ गया अनुपात मजदूरी का, यानी 6 4 10 5, 15 भाग बराबर 1800। 15 भाग बराबर 1800, या यूं कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 120। तो किसको पूछ रहे हैं? तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो ए का भाग कितना है? 5 भाग है, तो 5 भाग बराबर 12 पंजे 60, 600 रुपया। इसका मजदूरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए की जो मजदूरी है वो 600 रुपए हो जाएगी। फिर से समझ लो कि एबीसी ने मिलकर 1800 रुपए में कोई काम करने का ठेका लिया होगा या कार्य पूरा किया है। ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन काम किया। दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या करें? 5 है, ये दैनिक मजदूरी है। 5, 6 और 9। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। तो ए की मजदूरी 30, बी की मजदूरी 24, सी की मजदूरी 36। सिंपल कर लिया तो 5 4 6, यानी कुल 15। 15 बराबर 180, तो 1 भाग बराबर 1200, तो 5 भाग बराबर 600। तो एक की मजदूरी कितनी है? 5 भाग है, तो 5 भाग बराबर 600, यानी एक की मजदूरी 600। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहे हैं पूजा और पंकज की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4 संबंधे 7 है। ठीक है, क्या है? 4 संबंधे 7 है। दो वर्ष पूर्व इनकी आयु के बीच में अनुपात 1 संबंधे 2 था। 3 वर्ष बाद पंकज की आयु क्या होगी? बहुत सिंपल समझो, इस सवाल को लगाने का एक बेहतरीन तरीका ये है। कह रहे हैं कि 4 संबंधे 7 था, वर्तमान आयु 4 संबंधे 7। ठीक,
कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 1 और 2। ये जो अनुपात में अंतर है वो कितने वर्ष बाद है? 2 वर्ष। देखो ध्यान दो जरा सा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 7 का 7, अंतर 1। ये एक अंतर बराबर होता है इसके क्रॉस मल्टीप्लाई के 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 यानी 2। और ये जो 1 है वो अनुपातिक मूल्य है 4 और 7। यानी अगर बात करोगे तो पूजा की वर्तमान आयु 8 साल है और पंकज की वर्तमान आयु 14 साल। कह रहे हैं 3 वर्ष बाद पंकज, तो 3 जोड़ दीजिए, पंकज कितने का हो जाएगा? 17 साल। सिंपल सवाल कर लोगे भाई? नहीं समझे ना कैसे हो गया? समझ लो ध्यान से। कह रहे हैं कि पूजा और पंकज की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4 संबंधी 7 है, 4 साल। 2 वर्ष पहले 1-2 हो गया था, 1-2 था। ये अंतर कब आया अनुपात में? 2 साल बाद। तो 4 7 1-2 और 2-2 कैसे लिख लेते? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले का क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकाला तो ये क्या है? एक अनुपातिक हिस्सा है। और ये जो 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाला 2, तो ये वर्ष है। यानी 1 अनुपात बराबर 2 साल। तो पूजा हो गई 4 अनुपात बराबर 8 साल और 7 अनुपात बराबर 14 साल। और 14 साल क्या है? 14 साल जो है पंकज की वर्तमान आयु है, तो 3 साल जोड़ देंगे तो 17 साल। 14 3 17। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ठीक, ए साझा में बी की पूंजी आधी थी, ध्यान से समझिएगा। एक साझा में बी की पूंजी ए की आधी थी। चलो ठीक है, ए है और बी। ए की पूंजी बी से, बी की पूंजी ए की आधी थी। यानी बी, ए अगर 200 था तो ए कितना था? 100 था। ठीक है, यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 100 रुपया 8 माह तक चला और उसके बाद बचा 50 रुपया, साल भर चला, निकाल ली हो पूंजी। और उसके 2 माह बाद, यानी 8 माह बाद बी ने, तो 2 माह और बाद यानी 10 माह बाद ए ने, 10 माह ए की पूंजी चली और उसने 1/4 पूंजी निकाल ली। 200 का 1/4 का मतलब कितना हो गया? 50। तो बचा कितना? 150। ये 150 चला 2 महीने। कह रहे हैं ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा? सिंपल है यार, ये 200 रुपया है, ये कितना हो जाएगा? 2000 और ये 2300, ये हो जाएगा अनुपात पे 800 और फिर 800 और 200, 800 और 200 1000। 23 संबंधे 10, 23 संबंधे 10 का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं ना, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं माना पानी की एक बूंद गोलाकार देख लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। माना कि पानी की एक बूंद गोलाकार है और उसका व्यास 1/10 है। ठीक है, तो मैं सही कर दूं पहले। ठीक, क्वेश्चन है माना कि पानी की एक बूंद गोलाकार है और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार ग्लास की ऊंचाई उसके रिंग के व्यास के बराबर है। यदि पानी की 32,000 बूंदों से गिलास पूरा भर जाता है तो ग्लास की ऊंचाई क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या रहे हैं कि माना कि एक बूंद, माना कि पानी एक बूंद गोलाकार है और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 1/20 सेंटीमीटर। एक बूंद का आयतन निकाल ले, उसमें 32,000 से गुणा कर दे तो 32,000 बूंदों का आयतन आ जाएगा। और इस 32,000 बूंदों से वो शंक्वाकार ग्लास भर जाता है, तो इसका मतलब 32,000 बूंदों के आयतन का मूल्य या आयतन शंक्वाकार ग्लास के आयतन के बराबर है।
ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को हम समझ लें। ये कोई शंक्वाकार ग्लास है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई इसके रिंग के व्यास के बराबर है। रिंग का व्यास ये है पूरा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई के बराबर है। थोड़ा सा फिगर में भले ना हो, लेकिन ये आप मान लीजिएगा, ठीक। तो आप ये कह सकते हो कि जो शंक्वाकार ग्लास है, इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, उसकी त्रिज्या के h बराबर है 2r। h बराबर है 2r किसके, शंक्वाकार ग्लास। माना देखो, पानी की ध्यान से समझो, शंक्वाकार ग्लास है, ग्लास की जो रिंग है उसका व्यास, रिंग का मतलब बेस है, बेस, आधार का जो व्यास है वो ऊंचाई के बराबर है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो मान लिया अगर शंकु की त्रिज्या r है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ग्लास की ऊंचाई उसके इसके के बराबर होगी, ठीक है। एक मिनट में इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। समझिएगा बात को। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये ग्लास है और इस ग्लास की जो ऊंचाई है ये ऊंचाई h, इसके डायमीटर r यानी 2r के बराबर है। h इज इक्वल टू 2r। अब बात थोड़ी क्लियर हो रही है। अब आप एक बात समझो कि शंक्वाकार ग्लास का आयतन कितना होगा, बता सकते हो? शंक्वाकार ग्लास का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब। कौन सा r, कौन सा r? 1/10। बूंद का व्यास दे रहे हैं d, 1/10, तो r कितना होगा 1/20। तो गुणित r क्यूब, ठीक। ये r वो r नहीं होगा, दोनों नहीं है, ये r1 है, मान लो ये r2। अब ये क्यूब के बराबर, किसके बराबर होगा, क्यूब के, क्योंकि बूंद का गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसको पाई पाई से कैंसिल, 3 से कैंसिल, और h को r को क्या लिख सकते हो, h को h ही निकालना है। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल टू h बाई 2, r इज इक्वल टू h बाई 2। तो ये हो गया, r को हम लिख लेंगे h बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h, और ये बराबर हो जाएगा 1/20 गुणित 1/20 गुणित 1/20 हो गया 1/3 पाई, ठीक है। अब क्या हो गया, गुणित 32,000, 32,000, 32,000 बूंद है, बूंदे 32,000।
अब क्या करोगे भाई, अब देखो यहाँ एच स्क्वायर बाई एच, एच स्क्वायर में 2h क्या हो जाएगा, एच क्यूब बाई 4 इज इक्वल टू 1 0 2 0 3 0, इस 3 0 से खत्म, 2 2 4 2 8, 8 से ये कितनी बार कटेगा, 8 चौका 32, और ये फिर 2 2 4 2 8, 8 चौका 32, ठीक है। और ये एक 4 यहाँ रह जाएगा, ये 4 एक बचा हुआ है, ये जो 4/3 का 4, तो यहाँ पे हो गया 16, या आर क्यूब बराबर आप बात कर सकते हैं कि आर क्यूब बराबर हो जाएगा 16 गुणे 4, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर क्या है, इस शंक्वाकार ग्लास की त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, 12 लोगों में से पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है। 12 लोगों में पहले, समझो ध्यान से, 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किग्रा है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है। अब बहुत सिंपल बात समझो कि 12वें व्यक्ति का वजन कैसे निकालोगे आप, 12 व्यक्तियों का औसत वजन निकालो, 12 लोगों का औसत वजन बराबर क्या, बराबर 95 तो ऑलरेडी है 11 लोगों का, प्लस 33 वजन से 33 किग्रा अधिक है, यानी 33/11 यानी 98, ठीक है। 12 लोगों का औसत वजन 98 और 12वां व्यक्ति, 12वें व्यक्ति का वजन बराबर होगा इसके 98 प्लस 33 यानी 131 kg, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत समझो। कह रहा है कि 12 लोगों के में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन, 12 लोगों का औसत वजन क्या होगा, 95 तो 11 का है, प्लस ये जो 33 ज्यादा है बटा 11 कर दोगे तो ये 12 लोगों का औसत आ जाएगा 98, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 12वें व्यक्ति का वजन 98, 12 लोगों के औसत वजन 98 से 33 ज्यादा है, तो 98 प्लस 33 131। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, मनीषा 20 रुपए के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। मनीषा 20 रुपए के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, उसने वह घड़ी 10% के लाभ पर कम 10% कम पर खरीदे और 30 रुपए कम पर बेचे, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, घड़ी का लागत मूल्य क्या। अब ध्यान दो, समझो बात, पहली कंडीशन, पहली कहानी ये है दोस्त कि मनीषा किसी घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, लेकिन एक कंडीशन ये बन गई कि मनीषा अगर उसे 10% कम में खरीदे और 30 रुपया कम में बेच दे, तब भी उसे 20% लाभ होता है। तो सिंपल बात समझो, क्या मामला है कि अगर 100 रुपए की घड़ी है और मनीषा उसको चाहे तो 120 में बेचे, अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो, लेकिन कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीदे तो 90 में खरीद लेगी, और 90 में जब खरीद लेगी, 90 में खरीद लेगी तो 90 में खरीद ले तब 10% का प्रॉफिट कितना, 20% का प्रॉफिट कितना आएगा भाई, तब भी 20% का प्रॉफिट आ रहा है अगर वो 30 रुपया कम में बेचे, यही कह रहे हैं। तो इसका 90% का 20% अगर प्रॉफिट में बेचेगी तो 120% कितना लगेगा, यानी 108, कोई दिक्कत नहीं। 20% में 30% का 20%, 18% 90 और जोड़ देंगे 108, ये क्या है, पहले 120% अब 108%, यानी ये मूल्य कह रहा है 12%, ये 12% 30 रुपया का मूल्य को निर्धारित करता है। बात समझ में आ रही है। कह रहे थे कि मनीषा 20% लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती थी, अगर मनीषा ने वो घड़ी 100 रुपए में खरीदी होती तो 120 में बेचती, 20% लाभ पाते। क्लियर। अगर 10% कम में खरीद लिया, 10% कम में खरीद लिया यानी 90 में पा गई, और 30 रुपए कम में बेच दिया, तब भी 30 रुपए कम में बेच दिया तब भी वह 20% का लाभ पा रही है, यानी यहां से ये 30 रुपया माइनस में बेच रही है, तब भी 108% यानी 20% पा रही है।
तो यही 12% 30 रुपए के बराबर है, तो सीपी 100% कितना हो जाएगा? देखो 12% बराबर 130, तो 100% बराबर गुरु 100% बराबर 30/12, अब गुणित 100 गुणित 100, तो 4 से काटो, 4 नहीं 12, 4 25 हम 100, अब 3 10 में 30 यानी 250। कोई दिक्कत नहीं ना? 250 रुपया अधिकतम मूल्य, लागत मूल्य, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 36 किमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 48 एक व्यक्ति ने 36 किमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 48 किमी निचले प्रवाह में दोनों ओर से 6-6 घंटे नौकाएं चली, धारा की गति है। बहुत सिंपल सवाल है, समझो। कह रहे हैं कि 36 किमी धारा के प्रतिकूल गया तो 6 घंटे में, तो चाल कितनी हो गई धारा के प्रतिकूल? 6 किमी प्रति घंटा। ये धारा के प्रतिकूल चाल है, और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर भी 6 घंटा में, तो 6 8 48, तब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब बात को समझो, ये धारा के विपरीत माइनस और ये धारा के साथ प्लस। अगर धारा की चाल पूछ रहा है तो दोनों के अंतर का बटा 2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पता है ना? धारा के अनुदिश चाल पता हो, धारा के विपरीत चाल पता हो, तो धारा की चाल धारा के अनुदिश चाल और धारा के विपरीत चाल के अंतर का बटा 2। क्लियर? लेकिन अगर आपसे ये धारा की चाल है गुरु, याद रखना ये धारा है, नाव की चाल पूछता तो क्या करते? जोड़ लेते 8 से 14 और 14 में 2 से भाग देते तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों बातों को मैं यही समझा दे रहा हूं। आपको धारा के अनुदिश चाल पता चल जाए, धारा के विपरीत चाल पता चल जाए, धारा की चाल पूछे, दोनों के अंतर से 2 से भाग दे दो, दोनों के अंतर को 2 से भाग दे दो। आपको धारा के साथ चाल पता चल जाए और धारा के विपरीत चाल पता चल जाए, और धारा की चाल निकालनी, तो धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2 धारा की चाल। और अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे तो धारा के विपरीत चाल प्लस धारा के साथ चाल बटा 2। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 180 रुपया 180 प्रति किग्रा और 280 प्रति किग्रा लागत वाली 2 किस्मों की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि मिश्रण को 320 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 20% का लाभ? ठीक है, चलो भाई देखते हैं। पहले तो ये समझो कि पहले लागत मूल्य ही निर्धारित करें, क्योंकि 320 में अगर 20% का लाभ है तो ये 120 के बराबर होगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 120 बराबर अगर 320 है तो 100 बराबर 320 बटा 120 गुणित 100, 0 0 खत्म, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 बटे 32, यानी आ जाएगा आपका 800 बटा 3। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। क्या कह रहे हैं? 180 रुपये प्रति किग्रा का एक है और 280 का एक है, और जो परिणामी मूल्य निर्धारित हो रहा है वो 800 बटा 3, वो 800 बटा 3। ठीक, अब क्या कर सकते हो आप भाई? परिणामी मूल्य निर्धारित हो गया 800 बटा 3। इस 3 को बटे से खत्म करने के लिए यहां गुणा कर दिए, 3 से तो 18 तिहाई 54 540, और 28 तिहाई हो जाएगा 30 तिहाई 90, 90 में से 6 घटेगा तो 84, 840, और ये 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ से बटे का 3 खत्म होकर कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब इसका अंतर और इसका अंतर, ये 40 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया भैया? 60 होगा तो 600, 260, यानी 0 से खत्म हो गया, 2 संबंधे 13, 2 संबंधे 13, यही अनुपात आया, अनुपात बी, 2 संबंधे 13, ऑप्शन बी सही। बात को समझो,
320 रुपए में बेच दो भाई, लागत है ना 180 रुपए प्रति किग्रा, 280 रुपए प्रति किग्रा, तो एलिगेशन जब लगाओगे तो बिक्री मूल्य भी लागत मूल्य के बराबर निकालोगे। तो 320 में बेचने पे 20% लाभ हो रहा था, तो रेवेन्यू यानी सीपी कास्ट प्राइस कितनी होगी 800/3, इसको रख लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे इस तरह से एलिगेशन से, तो अनुपात मिल जाएगा 2/13। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक किसान 61 किमी की दूरी 9 घंटे में तय की, वह कुछ 4 किमी प्रति घंटा की दर से पैदल चला और कुछ 9 किमी प्रति घंटा की दर से साइकिल से चला। उसने पैदल कुल कितनी दूरी तय की? बहुत सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहले तो आप एक बात समझो कि 4 किमी प्रति घंटा की चाल से पैदल और 9 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चला, तो ये पैदल और ये साइकिल, ठीक है। चाल क्या हो गई, देखो चाल हो गई 4 और ये 9, और यहां पे चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय यानी 61/9, ये औसत चाल हो जाएगी। तो 61/9, ठीक है। इस बटे को 9 से खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, 9 से यहां गुणा कर दोगे तो 9 चौक 36, और यहां 9 से गुणा कर दोगे तो 9 81, और यहां 9 से गुणा कर दोगे तो ये 61, बस 61 और 81 का अंतर हो गया 20। 61 में से 36 जाएगा तो 11 में से चल जाएगा 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, 25, 20 25 यानी 4 संबंधे 5 आ गया। और ये जो आता है ना, ये समय का अनुपात आता है। ये अनुपात किसका आता है, समय का। अब तो बात पता चले भैया कि तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणित समय। पैदल दूरी कितनी, चाल क्या थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है पैदल 4, ठीक है। तो समय है पैदल 4, यानी दूरी उसने 4 पैदल कितनी चली 16 किलोमीटर। इससे शानदार कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को डील करने का, समझो आपको। पैदल 4, साइकिल से 9, और औसत चाल 61/9, एलिगेशन लगा दिया और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी 3 अंक समान हो। तो भैया 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसका तीनों अंक समान हो वो 111 है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसके तीनों अंक समान हो वो 999 है। बात समझो, संख्याएं क्या है, समझ लो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 111 वह छोटी से छोटी संख्या है 3 अंकों की जिसके तीनों अंक बराबर है, और ये 999 ध्यान देना, ये 999 ये सबसे छोटी बड़ी संख्या है 3 अंकों की जिसमें 3 से भाग तीनों अंक समान। बात समझ आ रही है, समझे। 111 से लेकर 999 के बीच ऐसी सभी 3 अंक की संख्या जिनके अंक समान है का औसत पूछ रहे हैं, सभी जिनमें सभी, ठीक है। तो भैया एक बात समझो कि पहली संख्या 111, दूसरी 222, तीसरी 333, ऐसे ही चलेगा। अब देख रहे हो एक बात, क्या देख रहे हो, सबके बीच चलता है 111 111 111 बढ़ रहा है। क्लियर हो रही बात क्लियर हो रही है, ठीक। 111 111 111 बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों का औसत होता है पहला पद प्लस अंतिम पद घटा 2। एक तो ये है, या 111 से लेकर 999 के बीच ऐसी 10 संख्याएं आएंगी तो औसत 5, तो पहले यही जोड़ लेते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, 111 प्लस 999 बाई हो जाएगा 9 1 10, ठीक है। 1 9 1 10 11 1, और 9 1 10 11 बटा 5। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 5 5 बटा 2, 5 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 1, 5 दूनी 10 11, 555 उसका औसत। कोई तकलीफ है, कर लेंगे ना, तो दिक्कत समस्या प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं
को एक वस्तु 5% हानि पर बेचा जाता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है, यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपए चुकता करता है तो पी के लिए मूल्य क्या होगा? ध्यान देना भाई, ध्यान देना। कह रहे हैं कि मान लेते हैं पी के लिए मूल्य यस है, पी ने 5% की हानि पर बेचा तो 95/100 में बेचा, क्यू ने आर को 20% की हानि पर बेच दिया तो आर ने इसके लिए कितना पेमेंट किया? इसका 80% पेमेंट किया, और ये बराबर है 2812। यस बराबर हो जाएगा 2812 गुणित 100 बटा 95 गुणित 80, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, यहां फिर काट ले, 5 से काट लोगे तो 5 20 100, 19 पचे 95, और ये कट जाएगा 19 यहाँ 57, 19 चौक 76 हो जाता है, तो 19 या 57 3 बार कटेगा, और 19 सत्ती 133 37 बार कटेगा 37। तो कुल मिला जुला के मिलेगा कितना? आपको मिलेगा 37 इंटू 100, 100 बराबर 37। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे, इसका आंसर हो गया 37। कह रहे हैं पी के, मान लीजिए पी के लिए मूल्य x था, 5% हानि पर बेचा तो 95% पाया, और ये आर के लिए मूल्य क्यू के लिए हो गया, क्यू ने इसको भी 20% हानि पर बेच दिया तो इसका भी 20% हानि, यानी 80/100 बराबर 2812। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेट करके 2700। यहां तक कोई दिक्कत? प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। ध्यान रखिए 7%, 12% और 5% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट गया, ठीक है। ध्यान देना, मान लो कोई वस्तु 100 रुपए, मान लिया कोई वस्तु 100 रुपए की है, 7% छूट दिया तो 93/100 में दिया, फिर 12% छूट दिया तो 88/100 में दिया, और फिर 5% छूट दिया तो 95/100 दिया। और इस कैलकुलेशन को, इस हैवी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 77.74748। तो छूट कितनी हो जाएगी? छूट हो जाएगी 100 माइनस 77.478, या यूं कह सकते हैं आप कि इसका आंसर हो जाएगा 22.252, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल ध्यान देना, इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले 12% और 7% को एक साथ ले लो, x + y - xy / 100, इसे सॉल्व करके जो मिलेगा उसको फिर 5 के साथ x + y - xy / 100 लगा लेना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि 7500 रुपए की धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, मासिक 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या मासिक क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, समझो भाई। भैया वार्षिक अगर 24 है तो मासिक कितना हो जाएगा? 2%। मासिक दर कितनी हो जाएगी? मासिक दर 2%। 3 महीने का चाहिए आपको तो 75,000 रुपया लगाओ, और 2% दर का मतलब 2/100 यानी 1/50। चलो 2/100 कर लो, ज्यादा आसान है, 2/100 भी में कर लेंगे तो ये आ जाएगा 150। फिर इसका अगर आप 2/100 करेंगे तो 300/100 3 आ जाएगा, और फिर इसका 2/100 करेंगे तो 2 3 6 0.0, अच्छा 06 आ जाएगा, और 3 3 1 से गुणा हो जाएगा। देखो यही से आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 और प्लस 9, ठीक है ना। 300 प्लस 9, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ 3 से गुणा है तो ये 450 होगा, ये कितना होगा? 450। इसको जोड़ो यहीं पे,
तो 459 और दशमलव लगभग में आएगा, 1 से गुणा होता है तो 0.06, आंसर 459। ठीक है, चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा। इसी तरीके से रॉकेट मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया है, एकदम सुपर रॉकेट मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकती है, दूसरी पाइप बी का व्यास बी का व्यास दूसरे पाइप बी का व्यास ए के व्यास से दोगुना है। समझ लो, दूसरे पाइप बी का व्यास ए के व्यास से दोगुना है, ए के व्यास से ए के व्यास से दोगुना है। ठीक, ए के व्यास से दोगुना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टंकी से जुड़े हो तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल समझो बात यार, ए कितने देर में खाली करता है? 20 मिनट। बी कितने देर में खाली करेगा? व्यास दोगुना, पतला पाइप कम पानी देगा, मोटा पाइप ज्यादा पानी देगा। व्यास दोगुना, दोगुना पानी देगा। ए का व्यास सपोज करो, ध्यान दो। अब एक बात बताओ थोड़ा सा, एक पाइप ये है ए है, ठीक, और एक पाइप है ये मान लो ए है, और एक पाइप है बी। कह रहे हैं कि अगर इसका व्यास ठीक है दोगुना है तो ए जितना पानी अगर ये 20 मिनट में खाली कर रहा है तो बी को लगा लोगे खाली करने के लिए तो कितना समय में खाली कर देगा? 10 मिनट में खाली कर देगा, सीधा सीधा 10 मिनट में ही खाली कर देगा ना। तो ए का व्यास बी का व्यास ए से दोगुना है, यानी वो दोगुना पानी फेंकेगा उतने ही टाइम में। तो बी कितने टाइम में खाली कर देगा? 10 मिनट में खाली कर देगा। दोनों मिल जाए तो भैया 20 एलसीएम हो गया, इसका एक और इसका 2, यानी 20/3, 6 सही 18, 6 सही 2/3 घंटा में पूरा टंकी सफा चट हो जाएगा। 6 सही 2/3 मिनट में, 6 सही 2/3। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, गलत है, इसको बना लेना 6 और 2/3 मिनट। ठीक है, समझ गया कि नहीं? देखो भाई, जो पतला पाइप है वो कम पानी देगा, दोगुना व्यास का पानी उससे दोगुना पानी देगा। दोगुना पानी देगा तो जो छोटा वाला व्यास का है वो क्या करेगा? कम पानी निकालेगा। दोगुना व्यास वाला उससे दोगुना पानी निकालेगा। तो टंकी अगर ए से 20 मिनट में खाली होती है तो बी से 10 मिनट में खाली हो जाएगी, क्योंकि व्यास दोगुना है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है और उनके आधारों का अनुपात 3:4 है। आधारों का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ध्यान दें, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1/2, या यूं कह सकते हैं आप, पहला त्रिभुज 1/2 आधार B1 हाइट H1 बाई 1/2 B2 H2 बराबर 1/2 से खत्म। कह रहे हैं आधारों का अनुपात 3:4 है, यानी 3H1/4H2 बराबर 1/2, या यूं कह सकते हैं कि H1/H2 इज इक्वल टू 1/2 गुणित 4/3। ये खत्म हो जाएगा 2 से, तो H1 संबंधे H2 कितना मिल जाएगा आपको? 2 संबंधे 3। ठीक है, ऑप्शन ही यहाँ पे आप लिख लीजिए, आंसर यही होगा 2 संबंधे 3। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई, यहाँ पर कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी? ठीक है, अच्छा चल रहा है सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 0.8 और 1.2 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है तृतीय अनुपाती कितना होता है? B² बाई A। कर लो,
1.2 का स्क्वायर बाई 0.08, 12 पर हम 144 हो गया 1.44 बाई 0.08 या 144 बटा 8 16, ठीक है। 144 बटा 8 का मतलब ये गलत हो जाएगा, 16 नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट कितना आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना 144 4 से काटो, 4 4 8 नहीं 4, हाँ 4 से कटेगा 12 है ना, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो आप, 4 से काटो, 4 2 8, 4 यहीं 12, 4 6 24, ठीक, और इसको काट दो 18 बट्टा 61, ठीक है। ये 18 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहे हैं, तो इस अंतर को देने का कोई मतलब नहीं है। इस सवाल में लाइन सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया गया है, कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचोगे तो 102% लोगे, और 16% के लाभ पर बेचोगे तो 116 लोगे, अनुपात हो जाएगा 51/58। क्वेश्चन खत्म, 51/58, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। उसमें ये 3 रुपए का कोई मतलब ही नहीं यार, कह रहे हैं कि 2% की प्रॉफिट पे और 3% के प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, तो उसकी विक्रय मूल्य का अनुपात 102 संबंध 116 51 संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, यदि आप 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो फिर स्कूल 5 मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन आप 5 किमी प्रति घंटा की गति 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, आपके घर से स्कूल की दूरी है। सिंपल सवाल, मान लिया स्कूल से घर की दूरी d है, तो समय कितना लगा, 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाएंगे तो d/4 टाइम लगेगा, और 5 किमी प्रति घंटा की तरफ से जाएंगे तो d/5 टाइम लगेगा। और इन दोनों चालों के चलने से अंतर कितना आया, एक बार 5 मिनट देर से पहुंच रहे हो और एक बार 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो, यानी कुल टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 15 मिनट, और मिनट तो घंटे में बदलोगे तो 15/60। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे थे तो 5 मिनट देर से पहुंच रहे थे, ठीक है। देर से पहुंचने का मतलब क्या है, अगर 10 बजे पहुंचना था तो कितने बजे पहुंच रहे थे, 10:05 पे पहुंच रहे थे, यही ना। और अगर 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो 10 बजे चलना था, तो कितने बजे पहुंच गए, 10 मिनट पहले, यानी 9:50 पे पहुंचे। अंतर कितना, 15 मिनट, 15/10। तो d/20 इज इक्वल टू 515/60, या 20 यानी 60, और ये 3×5 = 15। चाल मिल गई आपको, दूरी कितनी मिल गई, 5 किलोमीटर। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा एक ट्रिकी तरीका ये है, दूसरा एक ट्रिक बेस्ड तरीका ये है कि चालों का गुणनफल 4 गुणित 5 बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, 4 5 का अंतर 1, गुणित समयांतर 15/60, 20 3, यहां से काट दो 5, कितना क्या 5, बस। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणित समयांतर, ठीक है, कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, दो नल ए और बी 15 मिनट और 35 मिनट में हौज को भर सकते हैं तथा नल सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 5 मिनट तक ए और बी को खोले रखने के बाद बंद कर दिया जाता है, अब हौज कितने मिनट में खाली हो जाएगा। सिंपल समझो, ए बी सी 3 नल लगे हैं किसी हौज के अंदर, तो बड़ा सा हौज होगा, 3 नल लगे हैं, 2 भरने वाले और तीसरा निकास नल। ए कितने देर में भर पाता है, 25 में, बी कितने में भर पाता है, 35 में, और सी कितने में खाली कर पाता है, 10। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो भाई, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 350, ये कितना हो गया, 4 × 12 2 14, इसका 14 हो गया, इसका 10 हो गया और इसका 35 हो गया।
कह रहे हैं ए और बी को पहले 5 मिनट चला दिया गया। बात समझो, ए बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 14 10 24, अब 5 मिनट चला तो 120 हौज भर गया। अब इसको बंद करके सी को चला दिया गया, बंद कर खुला रखने के बाद बंद कर दिया गया। अब हौज कितने समय में खाली हो जाएगा, समझो बात को समझो। अगर तीनों एक साथ खोला जाता ना तो हौज में कभी पानी ही नहीं टिकता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि 24 भर रहे थे 35 खाली हो रहा था, तो हवा भी निकाल देता। जो टंकी हौज में हवा होती वो भी नल से निकल जाती, पानी के रुकने का बात ही छोड़। तो कह रहे हैं कि पहले ए और बी को तथा सी 10 मिनट में, पहले 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखने के बाद बंद कर दिया जाता है, और अब सी को खोलेंगे। इसमें नहीं दिया है लेकिन आप इसको करेंगे। इस सी को खोलने के बाद हौज कितने समय में भर जाएगा, तो 120 बटा 35, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 24 बचे 120, और 24 बटा 7, 3 सत्ते 21, 3 सही 3 सही 3 सही 3 बटा 7 घंटे में या मिनट तो मिनट में हौज खाली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना जरा। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 6 संख्याओं का औसत 32 है। बहुत सिंपल सा सवाल है। 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याएं औसत 32 है। कह रहा है कि पहली 3 में 2-2 की वृद्धि हुई तो योग में कितनी वृद्धि, 6 में, और शेष 3 में से 4-4 घटा दिया गया तो 12 घटा दिया गया, यानी औसत योग में 6 की कमी हो गई तो औसत में कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो औसत 1 कम हो गया तो 32 से 1 कम होकर 31 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा सी। बात समझो, 6 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्या में 2-2 बढ़ा तो योग में 6 बढ़ा, और लास्ट की 3 संख्याओं से 4-4 घट गया तो 4 के 12 घट गया। 6 जुड़ा 12 घटा, यानी टोटल में से 6 घट गया, और टोटल में अगर 6 घटा और टोटल संख्या 6 है तो औसत में 6 बटा 6 1 की कमी हो गई। पहले औसत 32 था, अब औसत 31 हो गया। आई होप आपको आज का प्रैक्टिस सेशन आपने एंजॉय किया होगा। चैप्टर वाइज कंटेंट से भी अपना पढ़ाई करते रहिए, चैप्टर वाइज कंटेंट तैयार करते रहिए, जिससे एक एक चैप्टर आपका क्लियर होता जाए सब कुछ, और इधर प्रैक्टिस सेशन आपका चल ही रहा है। तो आज सेशन गुरुजी के यूपीपी बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आएंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।